नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पार्ट 3 में वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसको दोस्तों अच्छे से समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आपका द्वि मतलब दो, अर्थात जिसमें दो ध्रुव होंगे वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। देखिएगा दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा हमारा सिस्टम है जिसमें दो बराबर आवेश होंगे, एक माइनस क्यू हमने ले लिया आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। दो बराबर आवेश हैं और विपरीत हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है, मतलब एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो यहाँ पर आपसे बोला जाए कि यदि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, अल्प दूरी यहाँ पर 2l लेट कर लिया गया है। अब 2l ही क्यों लिया है, ताकि ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी रहे। तो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार देखिएगा क्या बनती है। और वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है, यदि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अर्थात एक ऋणावेश और एक धनावेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी हो गया। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन देखिएगा दोस्तों, परिभाषा क्या होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, निकाय मीन्स सिस्टम, द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दोस्तों ये आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास H2O, दूसरा है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे NH3। इसी प्रकार से और भी है, जैसे CH4, और भी हमारे पास मिल सकता है HCl, ATC। इसी प्रकार हमारे पास ये सारे हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है दोस्तों। इनको याद रखिएगा, इसमें दो ध्रुव होते हैं। और दोस्तों एक चीज और, परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, लेकिन यदि परमाणु को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख दिया जाए तो वो वैद्युत द्विध्रुव का काम करता है। यहाँ पे देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या है दोस्तों, इसके डेफिनेशन देख लीजिए। इसका फार्मूला, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश
वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब इन दोनों में से कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। दोस्तों इसे कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फार्मूला क्या बन जाएगा, मान लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश प्लस ले लेते हैं माइनस क्यू व प्लस क्यू, ये दो आवेश हमारे पास है, माइनस क्यू व प्लस क्यू है, तथा बीच की दूरी दोस्तों ले लेते हैं, यहाँ पे हमने 2l लिया है, बीच की दूरी 2l हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों क्या बन जाएगा, इसको देखते हैं। इसको तो हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू, यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो इनमें से किसी एक आवेश को ले लेंगे विदाउट साइन को नहीं लेना है, तो हमने एक आवेश ले लिया और बोला गया है उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल, उनके बीच की अल्प दूरी कितनी 2l, तो गुणनफल में मल्टीप्लीकेशन को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास फार्मूला बन गया P इक्वल टू 2ql, देख सकते हैं इसका फार्मूला हो गया। इसका मात्रक क्या होगा, नोट पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों एक ये सदिश राशि भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा याद रखना दोस्तों, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद और देखिए इसका मात्रक क्या बनेगा, 2ql, q आवेश का मात्रक कूलाम और l लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहाँ पे हो गया इसका मात्रक कूलाम मीटर तथा विमा, दोस्तों विमा क्या होगी,
आवेश की विमा AT और लंबाई की L, तो हो गया LTA। दोस्तों ये हो गई इसकी विमा। तो दोस्तों आपको ये वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी बात करते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं। और अच्छा लगा हो इसको आप वीडियो रोक करके आप पूरा नोट भी कर सकते हैं, एक अच्छी सी नोट्स बना लीजिए। ये आपको टॉपिक डिफेंस क्लास के लिए भी बहुत यूजफुल है और 12th के लिए पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। जब तक लॉकडाउन है तब तक ये पूरा डिटेल से हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद ओनली डिफेंस की क्लास आपको मिलेंगी और अच्छी तरह से आपको यहाँ पे तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो ये दोस्तों अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा दोस्तों, आपको जानना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न दो स्थितियों में निकालते हैं। एक होता है अच्छी स्थिति में, मतलब द्विध्रुव की अक्ष पर, और दूसरा होता है निरक्ष पर, अर्थात निरक्षीय स्थिति में। तो इन दोनों कंडीशन को हम लोग जानते हैं। आज हम लोग इस पार्ट 3 में आप जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पूरा डेरिवेशन जानेंगे। और निरक्षीय स्थिति में हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे उसको। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, नंबर 1 पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में अर्थात एक्सियल पॉइंट पे पढ़ते हैं इसको। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश होंगे, -q और +q। ये वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास दोस्तों AB हो गया। इसके बीच की अल्प दूरी हो गई 2l। ध्यान से दोस्तों इस फिगर को पहले समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप डेरिवेशन को कर पाएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो अच्छी स्थिति में निकालना है तो हम करते क्या है दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु O हमने लेट कर लिया। मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर ही r दूरी पर एक बिंदु हमने लेट कर लिया P। इसी बिंदु पर हमें निकालना है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप जानते हैं, पीछे हमने आपको बता दिया था कि +q के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई और -q आवेश के कारण अंदर की ओर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं E1 और E2 दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मालूम है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, अर्थात E1 की वैल्यू E2 से बड़ी होगी, इसलिए हम E1 - E2 करके निकाल लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बिंदु P से दोनों आवेशों की दूरियां निकालनी होगी, मतलब ये आपको PB और ये PA आपको दूरी चाहिए। तो यहाँ से करते कि आपको मालूम है दोस्तों, ये वैद्युत द्विध्रुव है 2l, तो ये OB हमारे पास हो जाएगी स्मॉल l, मतलब ये l और इतनी l, 2l को आधा आधा कर लेंगे तो ये l और ये l हो गया। अब दोस्तों इतनी l हो गई, ये टोटल r है, तो इस r से l को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये BP मिल जाएगी, मतलब ये हो गई हमारे पास r - l।
ये आपको मिल गई दोस्तों। अब यहाँ बिंदु P से हमको चाहिए -q तक, तो इसको देखते हैं। ये हमारे पास r है दोस्तों, इतनी l और हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, ये l हो गई और ये l हो गई, मतलब ये 2l को 2 पार्ट में तोड़ दिया, क्योंकि O हमारा मध्य बिंदु है तो आधी आधी दूरी l हो जाएगी। अब ये r हो गई और इतनी ये l है, तो ये हो गई r प्लस l। दोस्तों आपको दूरियां भी मिल गई। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पर, देखिएगा। अब इन दोनों आवेशों के कारण हम निकाल लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। अगर आपको इसकी लैंग्वेज लिखना है तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि एक ऐसे निकाय में, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इस पर आवेश -q व +q है, इनके बीच की दूरी 2l है, जो कि बहुत ही अल्प दूरी है। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है। बिंदु P पर +q आवेश के कारण तीव्रता E1 बाहर की ओर और E2 -q आवेश के कारण E2 अंदर की ओर होगी। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 और E2 के अंतर के बराबर होगी, क्योंकि दोनों तीव्रताएं परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं। तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी होगी। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पर। +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बात करते हैं। बिंदु P पर निकाल रहे हैं दोस्तों, कितनी होगी ये आपको देखना है। तो फार्मूला आपको मालूम है, E = 1/4πε0 × q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हमने बताई थी, पार्ट 2 वीडियो में आप देखिएगा, उसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल रहे हैं द्विध्रुव के कारण, तो ध्यान रखना फार्मूला वही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे +q के कारण तीव्रता E1 है, तो E1 = 1/4πε0। अभी चूंकि किसी माध्यम में रखा है तो इसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो जाएगा। सूत्र में क्या होता है, इनटू में q/r², तो q हमारे पास q ही है, /r², मतलब q से p तक की दूरी कितनी है, ये r - l, तो r² के प्लेस पे हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर। दोस्तों ये हमारे पास हो गई +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार दोस्तों आपको निकालना है -q के कारण, इसी प्रकार -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी बात करते दोस्तों, तो -q आवेश के कारण तीव्रता हमारे पास E2 है, तो E2 कितना हो जाएगा, E2 = 1/4πε0 × K × q/, अब दूरी कितनी है, -q से p तक की दूरी दोस्तों ये आपको मालूम है r + l है, तो ये हो गया r + l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से आप कैलकुलेट करना है। अतः P पर परिणामी तीव्रता निकालते दोस्तों क्या होगी, E = E1 - E2। अब दोस्तों वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी E1 और E2 की, तो E1 हमारे पास है ये वैल्यू, इसको उठा करके यहाँ पर रख देना है, 1/4πε0 × K × में q/ में r - l का होल स्क्वायर, माइनस आगे क्या है E2, और E2 की वैल्यू हमारे पास ये है 1/4πε0 × K × में q/ में r + l का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये हमने क्या रखा है, ये पूरी वैल्यू E1 की ये पूरी वैल्यू है, E1 हमारे पास ये है, तो आप ध्यान रखना यही वैल्यू उठा करके मैंने ये पूरी लिख दी है, फिर माइनस E2 की वैल्यू यहाँ पे ये E2 की वैल्यू लिख दिया है। अब इसको दोस्तों सॉल्व करना है। इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, ऊपर दोनों में Q कॉमन है और नीचे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन हो गया। हमारे पास रहेगा क्या अंदर, 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एलसीएम ले लेंगे इसको, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। आपको पता है एलसीएम में इधर आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका होल स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे खोलना है, आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस कर देगा माइनस, सूत्र में आएगा यहाँ पे माइनस 2RL, लेकिन ये माइनस कर देगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2RL। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2RL आपका 4RL हो जाएगा। क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हो गया आपका 4RL अपॉन में। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर माइनस एल और ये आर प्लस एल, तो हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि आपका फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ऊपर होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर कर देंगे। एक चीज दोस्तों और भी आपको मालूम है, चूंकि P इक्वल टू 2QL, दोस्तों अभी आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तथा आपको ये भी मालूम है कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी है एल स्क्वायर से, अर्थात एल स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, अर्थात एल स्क्वायर इज नियर अबाउट 0, मतलब एल स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू हो गई। बता ही दिया गया था 12 अल्प दूरी है, तो एल स्क्वायर हमारे पास बहुत छोटी होगी, और बहुत छोटी हम लोग वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, तो क्या बचेगा, इसको लिखेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इस क्यू को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इस 4 को दोस्तों लिखते हैं 2 इंटू 2, और इस क्यू को भी ले आते हैं, ये एल को रखते हैं, और ये आर अभी बचा है आर को रख दिए। दोस्तों इसको हमने सेपरेट कर दिया 2QL, और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को 0 कर देंगे, होल स्क्वायर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 2, और 2QL क्या लिख देंगे इसको, P इक्वल टू 2QL होता है, इंटू में आर, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स आर टू पावर 4, एक आर से आर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2P अपॉन आर क्यूब। तो दोस्तों ये आपको फार्मूला मिल गया वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और कंपटीशन में भी ये फार्मूला बहुत पूछते हैं। आपको ये डेरिवेशन पूरा आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में भी 20 से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं आ रहा है एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लें, चाहे आप 12th पास हो चुके हों, फिर भी एक बार आप इसको दोबारा तैयार कर लें। अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो एयरफोर्स, नेवी, NDA तैयारी करते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और पूरी फिजिक्स को हम आपको यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लेन करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।